आकर्षण और प्रजनन पशु जगत की दोनों ही बहुत प्रभावशाली शक्तियां हैं। अत्यधिक तेज, अक्सर विस्मयकारी, बहुत ज्यादा उग्रता भी इनके लिए एक आम बात है। चिलियन फ्लेमिंगो बहुत खूबसूरत और शालीन नृत्य के जरिए अपनी दुल्हन होने का प्रदर्शन करती हैं, लेकिन ये स्थिति भी तनावपूर्ण होती है। फ्लेमिंगोस प्रजनन के लिए एक जगह पर इकट्ठा होती हैं और लगातार अत्यंत सुंदर लयबद्ध सामूहिक नृत्य करती हैं। इसकी मदद से प्रजनन के लिए जो अत्यधिक उत्तेजना थी वो शांत होती है और एक झुंड बन जाने से उनकी सुरक्षा भी होती है। लेकिन सभ्य बने रहने के लिए उत्तेजना पर काबू रखने के बावजूद ऐसे वक्त भी होते हैं जब लड़ाई टाली नहीं जा सकती। यहां एक प्रयासरत नर पर कुछ युवा मिलकर हमला कर देते हैं। नर के लिए भाग जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। एंडियन की चमचमाती झीलों और दलदलों से बहुत दूर मेडिटेरेनियन जंगलों में प्रेम गाथाएं और हिंसा की घटनाएं एक साथ सुनने को मिलती हैं। रेड डियर आज ये जंगल में शांति से चरते हुए घूम रहे हैं। इनके खुरों के नीचे की घास में अजीब से दिखने वाले टिड्डे भी घूम रहे हैं। इन लुसिटेनियन स्पेड टिड्डों के सिर लंबे और चपटे हैं, बिल्कुल किसी बंद की हुई छतरी की तरह। इस वक्त इनकी दिलचस्पी सिर्फ खाना तलाश करके खाने में है। पता नहीं इनके सिर की रचना इतनी अजीब सी क्यों है, बिल्कुल किसी कंटोप की तरह। अच्छे मौसम का आगमन हो गया है। लंबे गर्मी भरे दिन वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, साथ ही बहुत सी प्रजातियों का उत्साह भी बढ़ रहा है। हिरण और टिड्डियों में बढ़ता तनाव साफ साफ महसूस किया जा सकता है। बेचैनी बढ़ती जा रही है। हार्मोन्स की वजह से अकेले नर भंवरे ऊर्जा से भरे अपने पूरे जोश पर हैं। इनके अजीब से जबड़े शरीर के अनुपात में बहुत बड़े हैं। हालांकि इनका काम हिरण के सींगों जैसा ही है, जो शरीर की तुलना में इतने बड़े नहीं होते। इतना डरावना औजार जरूरी है जो दुश्मन को डरा सके या जरूरत पड़ने पर लड़ भी सके। मादाओं के एक बहुत छोटे से क्षेत्र में ये नर एक दूसरे के साथ एक प्रतियोगिता में उलझ जाते हैं। मादा शक्तिशाली फेरोमोन्स छोड़ती हैं जो नरों को आकर्षित करता है, और अब इन दोनों में से किसी एक को जीतना होगा अगर मादा की सहमति चाहिए। जैसा दुनिया में हर जगह होता है, यहाँ भी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं। ज्यादा उग्र भंवरा अपने प्रतिद्वंद्वी को भगा देगा। एक ने पहला हमला किया।
दूसरा अपने लिए किसी ऐसे दांव की तैयारी में है जिससे वो पलट कर वार कर सके। पहले वाला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि दूसरे को भगा ना दे या अपना राजपाट खो ना दे। बहुत उथल पुथल होती रहती है। अपनी युक्तियां लगाते हुए जो ज्यादा आक्रामक होगा वही जीतेगा। हारने वाले को अब किसी दूसरी मादा का दिल जीतने के लिए कहीं और जाना होगा। अब थोड़े और समय की बात है जब लाल हिरण भी प्रजनन योग्य हो जाएंगे और उनके बीच भी युद्ध शुरू होगा। गर्मियों के आखिर में पहली आंधियां गर्मी से बोझिल वातावरण में ताजगी भर देती हैं। उसी समय इन हिरणों का निरंकुश जोश उभरने लगता है। नर हिरणों के चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। ये एक युक्ति है जिसका मकसद विरोधी को डराना है। नरों का इस तरह जोरों से चीखना चिल्लाना, फिर एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत का जोर लगाकर भिड़ जाने का नजारा याद दिलाता है उन मध्ययुगीन घुड़सवार योद्धाओं की जो तलवार और भालों से लैस लड़ते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार गिराते थे ताकि अपने शौर्य से एक युवती का दिल जीत सकें। इस नर हिरण का मकसद है अपने क्षेत्र में अपने लिए बहुत सारी मादाओं का एक हरम बना के रखना और फिर उन सभी के द्वारा प्रजनन करना। लेकिन दूसरे सभी नर इसकी मादाओं और क्षेत्र दोनों ही के प्रति ईर्ष्यालु हैं। अब ये भिड़ंत चीखने चिल्लाने से बढ़कर एक दूसरे पर आघात करने तक पहुंच चुकी है। इन सींगों के भिड़ने की जोरदार आवाज इस जंगल में अब कई हफ्तों तक सुनाई देगी। बहुत दूर मेडिटेरेनियन जंगलों के ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर शरद ऋतु की ठंडक के शुरू होते ही अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई भी शुरू होती है। सियरा रेक्रेडोस में फैले हुए चट्टानी इलाकों में स्पेनिश जंगली भेड़ों का यहाँ के खतरों की वजह से लगभग हर रोज ही मौत से सामना होता है और आजकल तो ये जोखिम और भी बढ़ गया है। इन चकरा देने वाले पहाड़ों में जीवन बिताने की तमाम मुश्किलों के साथ ही हर साल आने वाली एक और मुश्किल आ खड़ी हुई है। ये प्रजनन की ऋतु है। युवा तक मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। सबसे पहले वो ही लड़ाई के रिवाज की शुरुआत करते हैं। सिर टकराने का अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है और इसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं होती।
आइबेक्स अपनी लड़ाई लड़ने की कला को बचपन से ही संवारते रहते हैं ताकि जब वो वयस्क हो जाएं, तब इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। लगता है इस मादा की प्रजनन क्षमता इस वक्त अपने चरम पर है, क्योंकि बहुत से नर इसकी गंध से इसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली नर सबसे आगे है। इस पद पर पहुंचने के लिए नामालूम कितनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। प्रजनन की ऋतु में एक तरफ तो ऊंचाई की वजह से शरीर और दिमाग की असंतुलित अवस्था, तो दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी नर के जुड़वां सींग। कामोत्तेजना की अवस्था में एक नर की सारी ऊर्जा दूसरे प्रतिद्वंद्वी नर को भगा देने पर केंद्रित होती है और यहीं से शुरू होता है भीषण टकराव। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक ऐसी लड़ाई जो घंटों तक चल सकती है। आवेग से भरे सिरों की इस भिड़ंत की आवाज से सिएरा के पहाड़ गूंज उठते हैं। फिर भी ऐसी क्रूर और भयंकर लड़ाई के बावजूद कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती। हाँ, कुछ को सरदर्द भले ही हो जाता हो। मेडिटेरेनियन के इन पहाड़ों की तलहटी में ओक के छोटे जंगलों में जब बकरियों का प्रेमावेग ठंडा पड़ने लगता है, वहीं कुछ अति उत्साहित चिड़ियाएं उस जुनून की मशाल को कायम रखती हैं, यानी क्रेन्स। आइबेरिया के ओक पेड़ों के बीच शीतकाल में ये यूरेशियन क्रेन्स शाहबलूत नामक फल और नई अंकुरित घास को खाकर बिताते हैं। उत्तर यूरोप से आए बहुत से सैलानियों की तरह ही ये भी जाड़ों की छुट्टियां मनाने, अच्छे मौसम, धूप और भोजन की तलाश में स्पेन आते हैं। यहाँ ये बर्फबारी और बर्फानी तूफानों से बचे रहेंगे।
इनके जीवन चक्र में ये समय दिन की अवधि और मौसम पर निर्भर रहता है। वापस लौटने के पहले जहां ये अपना परिवार अपने साथ ले जाएंगे, ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। होम ओक्स के जंगलों की पृष्ठभूमि में इनका जाना माना प्रेम निवेदन वाला नृत्य शुरू होता है। ठंडी सर्दियों की हवा के बीच इनकी आवाज गूंजती है। नर गर्व के साथ अपने परों का प्रदर्शन करते हैं, अपनी गर्दनों को ऊपर तानकर जोर से आवाज लगाते हैं। सबसे अधिक उत्सुक नर शोर करते हुए एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। मादाएं ये सब देखती तो रहती हैं, लेकिन बहुत अधिक दिलचस्पी जाहिर नहीं करती। इस प्रदर्शन के चरम पर पहुंचते ही दोनों नर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। अभी भी मौसम सर्द है, लेकिन उसी के बीच चारों तरफ प्रेम की ताकत का प्रदर्शन और सेक्स बिना किसी संकोच के जारी है। वैसे तो ये क्रेन्स दिन भर आपस में लड़ते रहते हैं, पर रात को इवनिंग शो से पर्दा उठता है। अब नैटरजैक मेंढकों की बारी है। पूरे इलाके के मेंढक यहाँ के सबसे गर्म तालाबों में इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि इनका भी तापमान सिर्फ 5 या 6 डिग्री ही होता है। सर्दियों के मौसम के पूरा खत्म होने के पहले ही सबसे बड़े नर छोटी झीलों में आ गए हैं। सबसे पहले आने वालों में से यही हैं। इनके पीछे पीछे बाकियों का आना हुआ और जिन्होंने मिलकर रात के अंधकार में बहरा कर देने वाला कोरस गाना शुरू कर दिया। नरों की गर्दनें फूल जाती हैं और ये अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हैं। ये ऐसी आवाज होती है जो 1 किलोमीटर की दूरी तक भी सुनी जा सकती है। मेंढकों का इतनी जोश से भरी आवाज देने का मकसद वही है जो टीवी सीरीज द वॉइस की प्रतियोगिता में होता है, सिर्फ यहाँ इनाम कुछ और है। किसी भी मादा को आकर्षित करने के लिए एक नर मेंढक अपनी पूरी ताकत लगाकर गाना गाता है। इतने अधिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच किसी एक को पहचान पाना आसान काम नहीं है। मादा मेंढकों की निर्णायक समिति सबसे अच्छे गायक को चुनेगी और सहवास करने का उसी का पहला हक होगा। मादाओं के अंडे देते वक्त नर उन्हें पीछे से पकड़ कर रखते हैं। हालांकि नरों का गाना इस पूरी प्रक्रिया का पहला भाग ही है। इस सहवास के उन्माद के दौरान नर मेंढक एक दूसरे के साथ सूमो रेसलिंग के मैच की तरह हाथापाई पर उतर आते हैं। बहुत से नर केवल अपने उन्माद में सहवास में लिप्त जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक प्रजनन योग्य मादा नरों के झुंड के नीचे दबी पड़ी है। सभी अपना इनाम पाने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर हटाना चाहते हैं। फिसलन वाली खाल होने के बावजूद लड़ाई के दौरान एक दूसरे से इनका शारीरिक संपर्क बना हुआ है।
पहला नर जो मादा को हासिल करता है उसे जोर से पकड़े रहता है जब तक कि संतुष्ट ना हो जाए कि इस जीत के बाद की सारी रस्में अदा हो चुकी हैं। फिर भी प्रजनन के लिए लड़ाई इससे भी अधिक उत्तेजनापूर्ण हो सकती है। ये कनाडा के जंगल हैं और मई का महीना खत्म होने जा रहा है। गार्टर सांप अपनी शीत निद्रा से जागने लगे हैं। अमेज़न क्षेत्र के निकट ब्राजीलियन जंगल का मध्य। अपने चटकीले लाल रंग के पंखों के बावजूद कॉक ऑफ द रॉक नाम के ये पक्षी अपना खाना सबकी नजरों से बचकर खाते हैं। ये ताड़ के फलों को बहुत चाव से खाते हैं। यहाँ भोजन की प्रचुरता है और हर समय कुछ न कुछ भरपेट खाने को मिल ही जाता है। ये समय है अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का, जो आने वाले समय में होने वाला है उसके लिए अपनी शक्ति वापस हासिल करने का। पूरे साल हर दोपहर में हर कॉक ऑफ द रॉक नर जंगल के अपने कोने में लौट आता है। ये अपने प्रजनन स्वभाव के मुख्य क्षणों के अभ्यास में लगे हैं। कॉक ऑफ द रॉक जंगल के उस इलाके में जिसे लेक्स कहते हैं, दर्जनों की तादाद में जाकर मुकाबले के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे प्राचीन रोम में बालू के अखाड़ों में ग्लैडिएटर्स मिलते थे। ये एक एक करके आते हैं और किसी शाख पर ठहर जाते हैं। ये पहले अपने विरोधी को परखते हैं और फिर एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। ये कोलाहल निरंतर चलता रहता है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे जोर से हल्ला करने वाले, सबसे आगे की कतार के योद्धा प्रतिद्वंद्वियों को भगा देते हैं। फिर अपने परों को हिलाने डुलाने की रस्म होती है। हर एक सबसे अच्छी जगह चुनने की कोशिश करता है, ऐसी जगह जहां घनी पत्तियों के बीच से सूर्य की किरणें छन कर आ रही हों। ढलते हुए सूरज की किरणें सबसे अधिक पसंद की जाती हैं, जिनकी रोशनी में इनके पंख आग की लपटों की तरह दिखाई देते हैं। सबसे आकर्षक दिखने वाले को सर्वश्रेष्ठ मादा मिलेगी। ये ज़ूलैंडर फिल्म में दिखाई गई मॉडल्स की गतिविधियों की तरह नहीं होता। ये ध्यान से उस समय की गणना कर लेते हैं जिस समय सूर्य की किरणें पत्तियों के झुरमुट से निकलेंगी। प्रजनन के इन थोड़े से दिनों की ऋतु के लिए ये पूरे साल उस दिन की तैयारी करते रहते हैं जिस दिन मादाएं आकर सबसे भड़कीले नर का चुनाव करेंगी। बहुत दूर एक दूसरे लगातार घटते हुए जंगल में एक अलग ही युद्ध चल रहा है। इसमें रंग एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। मेडागास्कर के इन अद्भुत जंगलों में बसते हैं इनकी अपनी ही एक विशिष्ट प्रजाति के जानवर। ये टापू इकलौता आवास है लीमर्स का, जो अनूठे किस्म के बंदर होते हैं। ये ऐसी जगह भी है जहां गिरगिटों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लगभग 30 से भी अधिक। यहां विशाल और छोटे हर प्रकार के गिरगिट पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है पार्सन्स कमिलियन। मेंढकों, कॉक ऑफ द रॉक और बहुत सारे अन्य जानवरों के विपरीत गिरगिटों की मादाएं नरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपस में लड़ती हैं।
पार्सन्स कमिलियन इतना छोटा होता है कि वो पेड़ों की टहनियों के बीच आराम से छिप सकता है। अपने इस विशेष गुण के कारण ये किसी का शिकार बन के मारे जाने से बच जाते हैं। गिरगिट अपना भेस बदलने में माहिर होते हैं और इस वजह से बहुत से जानवरों की नजर में पड़ने से ये बच जाते हैं, लेकिन अपनी ही प्रजाति का इनका कोई दूसरा सदस्य आपस में ये छलावरण नहीं कर सकता। ये एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। किसी खतरे को भांपते ही ये अपनी खाल का रंग पल भर में ही बदल लेते हैं। और जब एक ही पेड़ पर एक नर के सामने दो मादाएं आ जाएं, तो भिड़ंत होना लाजमी है। ये अमेज़न की सच्ची योद्धा हैं। कोई भी दोस्ताना समझौता नहीं। ये पेड़ इतना बड़ा नहीं कि इस पर दो मादाएं रह सकें। गिरगिट अनेक कारणों से अपना रंग बदलते हैं, जैसे लड़ने के लिए, नाखुशी जाहिर करने के लिए, अपने विरोधियों के सामने ईर्ष्या या गुस्सा दिखाने के लिए। ऐसा कुछ भी दिखाई देने के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। चटकदार लाल रंग का बनकर ज्यादा आक्रामक गिरगिट आने वाले को धमकाता है। कमजोर वाला भी मुकाबला करने के लिए अपना रंग बदलता है। इस लड़ाई में कलाइडोस्कोप की तरह रंगों की भरमार हो जाती है। हर बदलते हुए रंग का मकसद होता है विरोधी को भगाना। ये लड़ाई उम्मीद के मुताबिक खत्म हुई। कमजोर गिरगिट ने हाथ खड़े कर दिए और जीतने वाली मादा अब उस नियुक्त समय का इंतजार करती है जब नर आएगा। इसे आप प्रेम समझें, सेक्स या प्रजनन समझें, जो भी है, पर यही इस पूरे ग्रह पर सभी जीवों से भिन्न भिन्न तरीकों का व्यवहार करवाता है। कभी कभी तो बहुत ही कठोर। चिली के एटाकामा रेगिस्तान में यहाँ की स्थानीय काओपोलिकन मक्खियां जमीन के अंदर बनी अपनी बस्तियों के बाहर मंडरा रही हैं। दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में जिंदगी बहुत कठिन होती है। मक्खियों ने भीषण गर्मी और सूखे से बचने के लिए एक तरीका खोज निकाला है। वो समझ गई हैं कि बालू के अंदर बनी कोठरियों में थोड़ी नमी और ठंडक रहती है। काओपोलिकन मक्खियां जमीन के अंदर बनी मांदों के प्रवेश द्वार के आसपास अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाती हैं। नर मक्खियां प्रवेश द्वार पर गश्त लगाती रहती हैं। नरों की छाती पर चमकता हुआ नारंगी रंग उनके बहुतायत में होने का आभास दिलाता है। इसके बिल्कुल विपरीत कम चटकीले रंगों वाली मादाएं दिखाई नहीं देती। तभी एक मादा अपने ठंडे घर से निकलती है। वो बिना समय गंवाए अपना काम करने लगती है, लेकिन वो जैसे ही खुली सतह पर पहुंचती है, उसके ऊपर नरों का झुंड उतर आता है। मुकाबला भयानक है। ये शायद नर काओपोलिकन का प्रजनन के लिए इकलौता मौका हो। नर अपनी मादाओं के लिए बहुत ही भयानक रूप से लड़ते हैं। वो सभी मादाओं के ऊपर झपट पड़ते हैं। मादा इस अचानक हुए हमले से बचने की युक्तियों से अनजान है।
कुछ नरों की इस मादा के साथ हुई प्रजनन की क्रिया सफल हुई, लेकिन बहुत सारे लड़ाई से थककर इस गर्मी में मारे गए। इन छोटे छोटे कीड़ों के शवों के ऊपर इनके पड़ोसी मांद बनाने वाले तोते बड़ी रंगीन बम्बलबी मक्खियों की तरह अपनी बड़ी बड़ी बस्तियों के आसपास उड़ते रहते हैं। जहां काउपॉलिकन मक्खियां शांत और अलग थलग जिंदगी बिताती हैं, ये वाले तोते अपने शोर के कारण परेशान करने वाले होते हैं। ये बिना वजह के, बिना सांस रोके चिल्लाते रहते हैं। ये बरोइंग पैरट्स साथ रहते हैं और साथ साथ लड़ते भी हैं। इस प्रजाति के तोतों के जोड़े एक स्थायी रिश्ते में बंधे होते हैं, लेकिन जैसा किसी भी रिश्ते में होता है, अच्छे और बुरे दिन दोनों ही आते हैं। सामूहिक रूप से मिलकर रहने में सुरक्षा और साथ दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही तनाव और मुकाबले की होड़ भी रहती है। इनमें एक तरफ तो बहुत करीबी रिश्ते बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ जोड़ों में और पड़ोसियों के साथ हमेशा चलने वाली नोक-झोंक भी रहती है। पर लड़ाई कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, ये तोते कभी भी खून खराबे की नौबत नहीं आने देते। यहां तक कि लड़ाई में इनके साइज की असमानता के बावजूद रक्तपात नहीं होता। अर्जेंटीना के वैल्डेस पेनिनसुला में एलिफेंट सील्स आराम कर रहे हैं। वो साल के कुछ महीने ही जमीन पर बिताते हैं, जब उन्हें प्रजनन करना होता है। नर पूरे समुद्र तट पर फैल जाते हैं, जहां वो अपने अपने हरम बना सकें। इन हरम में रहने वाली मादाओं की तादाद अलग-अलग होती है। पूरी कोशिशों के बावजूद कुछ ही नर होते हैं जो अपने हरम को संभाल कर रख सकें। ऐसा ये अपने जीवन में सिर्फ एक बार करते हैं, इसलिए ऐसे में उन्हें बिना रुके अपना संघर्ष जारी रखना होता है।
हर नर को अपने झुंड की प्रजनन योग्य मादा की सुरक्षा करनी होती है। कई हफ्तों तक नर एलिफेंट सील्स बहुत कम ही सोते या खाते हैं। अपनी मादाओं की सुरक्षा में इनका सारा वक्त और ऊर्जा लग जाती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्राकृतिक संसार में नर सील खतरनाक से खतरनाक लड़ाई का सामना करने में सक्षम हैं। हालांकि असल जिंदगी में दृढ़ता का होना ज्यादा जरूरी है। चिल्लाना और धकेलना अपने विरोधियों को डराने धमकाने के लिए अच्छी युक्ति है, खास तौर पर जब इन धमकियों के पीछे एक विशाल शरीर भी हो। 4 टन वजन तक के ये विशालकाय नर एक दूसरे से टकराकर अपने जीन्स के बेहतर होने का प्रमाण देते हुए प्रजनन के लिए अपनी प्राथमिकता जताते हैं। और जब एक बार विरोधी को भगा दिया तो फिर ये नर अत्यंत कोमल ढंग से प्रेम पूर्वक अपना ध्यान मादा की तरफ ले जाता है। प्रेम, सेक्स और हिंसा का ऐसा मिश्रण केवल हॉलीवुड की पिक्चरों में ही दिखाई नहीं देता। रस्मों के साथ सहवास का आचरण जंगली जानवरों में आम बात है और समय के साथ साथ इस आचरण का विकास भी हुआ है ताकि इसका अंत सुखद हो। ऑस्ट्रेलिया के इन चट्टानी मैदानों में ब्लैक फ्लैंक्ड रॉक वॉलबीज बहुत अधिक तादाद में घूमते फिरते हैं। कंगारू की तरह के ये जीव अमूमन बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ये चट्टानी और पथरीले माहौल में रहते हैं जहां से इन्हें किसी खतरे से भागने में बहुत आसानी होती है। इन चट्टानों के बीच इन्हें पता है कि कहां-कहां पौधे हैं जहां से इन्हें भोजन मिलता है और कहां-कहां छोटे तालाब हैं जहां से पानी। पत्थर पर रहने वाले वॉलबीज कष्टमय जिंदगी बिताते हैं, लेकिन ज्यादातर समय शांत अस्तित्व बनाए रखते हैं जब तक कि प्रजनन का मौसम न आ जाए और सेक्स के लिए इनकी कामेच्छा न जाग जाए। जब मादाएं प्रजनन के लिए अपनी गंध छोड़ती हैं, तब नरों में करीब से करीब दोस्त एक दूसरे के आक्रामक विरोधी बन जाते हैं। और ये बदलाव इतना अधिक हिंसात्मक और निर्मम होता है कि इसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। रॉक वॉलबीज के लिए प्रजनन की ऋतु एक तरह से मुठभेड़ का खुला मैदान बन जाती है। इसमें कोई नियम कानून नहीं होते, मौका मिलते ही कुछ भी हो सकता है। फ्लाइंग किक्स, घूंसे, थप्पड़ और नोच खसोट के बाद एक नर विजयी होता है।
और इस तरह की बिना बंदिशों की लड़ाई में गंभीर चोटें भी लगती हैं। हारने वाले की अवस्था बहुत बुरी हो सकती है। प्रेम का आवेग इन जानवरों के आचरण को न जाने किन किन आश्चर्यजनक अवस्थाओं में ले जाता है। इस ग्रह पर कुछ सबसे अद्वितीय प्राकृतिक नजारे वो होते हैं जो सेक्स, कामना और प्रजनन की जरूरत से प्रेरित होकर बनते हैं। भव्य नृत्य, विनाशकारी झड़पें, क्रूर लड़ाइयां, हर प्रजाति के पास दिल की गुत्थियों को सुलझाने के अपने अपने कारगर और निर्णायक तरीके होते हैं।